नमस्कार दोस्तों। आज मेरे भाई की शादी हुई है और मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत है। भाभी की आज फर्स्ट नाइट है, तो मैं भाभी को उनके कमरे तक छोड़ने के लिए जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी जा रही थी। उन लड़कियों में कुछ मेरी सहेलियां थी, कुछ मेरी कज़न थी और कुछ आस पड़ोस और रिश्तेदार की लड़कियां थी। सुहाग रात तो भाभी की थी, पर हम सब लड़कियों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट थी। भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया हम लोगों ने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बेड को सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। मैंने महसूस किया कि भाभी मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वो आंखों ही आंखों में मुझे कुछ इशारे कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती हैं? भाभियाँ तो अपनी ननद से बात करना भी पसंद नहीं करती, और मेरी भाभी कि अपनी शादी की पहली रात मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई और मैंने मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी, अब क्या बात है? आप मुझे क्या कहना चाहती हो? मेरी भाभी मेरी बात सुनते ही दहाड़ मार मार कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनकी आंखों से गंगा यमुना बहने लगी थी। मैंने कहा, भाभी, आप क्यों रो रही हो? आखिर बात क्या है? भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। भाभी रोते रोते मुझसे बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही हैं। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा कि भाभी, आप क्यों रो रही हैं? आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार करेंगे, वो आपको बहुत प्यार से रखेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो मुझे भी भाभी के इस रवैये से डर लगने लगा था। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है। भाई आ जाएंगे तो भाभी भाई को देखकर ठीक हो जाएंगी। मैं उठकर जाने लगी तो भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और मुझसे कहा, भगवान के लिए मुझे इस कमरे में अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं मर जाऊंगी। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा और मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई और मैं भाभी से बोली, आपकी सुहाग रात है, मैं यहाँ आपके साथ आपके कमरे में नहीं रुक सकती। और भाभी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों डर रही हैं? वो आपके पति हैं और मेरा भाई इंसान है, कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वो बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का महसूस हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफ़रत से मेरी भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नज़रें चुराने लगी और कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़रें टकराती हैं तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में कुछ शिकायत है, कुछ शिकवा लग रहा था। जैसे पापा और भाभी पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और वो आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही हैं। लेकिन पापा की आंखों में नफ़रत थी। पापा की आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा मुझसे बोले कि चलो बेटा, यहाँ से। आजकल की औरतों के ये सब ड्रामे हैं। इन्हें भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ ऐसी बातें नहीं की जाती। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लेकर आ गए। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हैं। मैंने भाभी को समझाया और भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। वो तो बस यह कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे वहाँ से लेकर आए और कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ।
पापा कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 10,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, ये पैसे रख लो। पैसे देकर मैंने पापा को कहा, इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं? पापा ने 10,000 और निकाले और बोले, ये पूरे 20,000 रुपये हैं, अपने पास रख लो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूले नहीं समाई और झट से पैसे पापा के हाथों में से ले लिया। फिर पापा बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है? मैं तो आपकी बातें हमेशा मानती हूँ। पापा बोलते हैं कि बस मेरी एक बात और मानना है कि आज से तुम्हारी भाभी चाहे कितना भी रोए चिल्लाए चीखे, लेकिन तुम्हें उनके पास नहीं जाना है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। वो शादीशुदा औरत है और अपनी समस्या को खुद सुलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्याओं में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा कि पापा मेरे साथ आएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। थोड़ी देर बाद मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बड़ी हैरत हुई। मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं गुस्से में मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है नीतू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मम्मी ने इतना ही पूछा था। मैंने सारी बात मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद भाभी के कमरे में चले गए। मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं नीतू बेटा, वो ससुर जी हैं। क्या हुआ अगर वह अपनी बहू के कमरे में चले गए तो तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। फिर मम्मी मुझसे बोली, नीतू ऐसा करो, अब तुम अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मम्मी की बात से मैं संतुष्ट नहीं हुई। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वो निकाले नहीं निकल रही थी। पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए हैं? ऐसे ही सोच विचारों ने मुझे उलझा रखा था। मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वह इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने के इरादे से मैं बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरे दिल को धक्का सा लगा। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में, इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं है। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और भाई बोले, तुम भी आई हो पापा की चमची बनकर? जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा है, मैंने तो आपको परेशान देखा इसलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से पलटने ही वाली थी कि तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन में जो माचिस है वो मुझे लाकर दे दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी, इसलिए माचिस मांग रहे हैं। मैं किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी। फिर मैंने जो हरकत भाई की देखी उसे देखकर मैं दंग रह गई। भाई तो पापा के उपहार जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी शादी में पहनने के लिए, और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का सी रह गई थी। जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने लगी। आग बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट किया है और आप इसे क्यों जला रहे हैं? तभी भाई अचानक गुस्से में मुझसे बोला, नीतू चली जाओ यहाँ से।
मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अभी की अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर-थर काँपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कहीं 6 बजे जाकर मेरी आँख लगी, लेकिन सुबह 7 बजे मेरी आँख फिर से खुल गई थी। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही सादगी से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियाँ तो बहुएं होती हैं, बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। पापा के पीछे पीछे मैं किचन में आ गई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे। मुझे देखकर हैरत हुई और पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं? आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी बात सुनकर पापा बोले, वो मेरे बेटी की बीवी है और अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसको होगी? तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है। क्या भरोसा नई बहू को नाश्ता बनाकर दे या नहीं। इतने में मम्मी आ गई। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान देखकर और पापा को नाश्ता बनाते देखकर मुझे समझाते हुए और बात को टालते हुए बोली, नीतू बेटा तुम ऐसा करो, बाहर जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। मेरे घर में सब कुछ अजीब सा हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बाहर आकर हॉल में सोफे पर बैठ गई। तभी मैंने कमरे से भाई और भाभी को निकलते हुए देखा। भाभी ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और मेरे भाई का चेहरा उतरा हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का सा लगा कि भाभी नई नवेली दुल्हन वाली कोई बात ही नहीं थी। भैया और भाभी जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के पास बैठ गई। जैसे पापा ने मुझे भाभी के पास बैठा हुआ देखा, पापा गुस्से में मेरे से बोले, नीतू मैं तुम्हें रात को समझाया था कि तुम इन सब मामलों से दूर रहना। मैंने तुझे अच्छे से समझाया था कि अपनी भाभी से दूर रहना, उसके आसपास भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं कि अपने माता पिता की जो बात ना सुने, उनको ना माने। पापा की बात सुनकर भाई गुस्से में पापा की तरफ देखने लगे और पापा से कहते हैं, पापा हम लोग इतने भी शरीफ नहीं हैं। पापा ने भाई की बात को सुना लेकिन अनसुना कर दिया। तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और जैसे ही दरवाजे पर बेल डोर बजी, भाभी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। भाभी का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दरवाज़ा खोलने के लिए भाई और पापा गए। पीछे पीछे भाभी भी उनके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही मैं उठकर जाने लगी, मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, नीतू तुम्हें समझ नहीं आता? अभी तुम्हारे पापा ने तुमसे क्या कहा? तुम ज़बरदस्ती क्यों बड़ों के बीच में पड़ती हो? चुपचाप यहीं पर बैठ जाओ और नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाओ। अभी पापा भैया और भाभी को गए हुए बाहर 10 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई वापस आया नहीं। पता नहीं इतने देर से क्या बात और किससे बात कर रहे हैं। बार बार मेरा दिल यही सोच रहा था कि बाहर जो इंसान आया है वो कौन है। तभी अचानक भाभी की मुझे चीखें सुनाई देती हैं। जैसे उठकर मैं बाहर भाभी की तरफ जाने लगी, मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे धमकाते हुए कहती है, नीतू तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी बाहर चलकर देखना तो चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है। भाभी इतनी ज़ोर से क्यों रो रही हैं? आखिर ये सब माजरा क्या है? मम्मी ने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे। मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। आखिर मम्मी कौन सी बात मुझसे छुपा रही थी? यही सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। भाई और पापा ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। वह बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। करीबन 2-3 घंटे बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और तीनों बाहर आ गए।
भाभी की हालत बद से बदतर हो रखी थी। थोड़ी देर बाद पापा और भैया दोनों किसी काम से बाहर चले गए। मैं दबे पांव भाभी के कमरे में जैसे ही जाने लगी, तभी ना जाने पापा कहाँ से दोबारा आ गए और मुझे बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगे। पापा मुझसे बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार पापा थोड़े गुस्से में थे। तभी मैंने पापा से कहा, पापा भाभी को बेगैरत औरत क्यों बोल रहे हैं? पापा ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चुपचाप चले गए। मैं गुस्से में ज़ोर से चिल्लाई, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ है क्या? आखिर मैं इस घर की सदस्य हूँ भी या नहीं? कोई मुझे क्यों नहीं बताता? मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि बड़ों की बातें ना समझ सकूँ। मेरे भैया का भी सारे दिन चेहरा उतरा रहता और उनकी आंखें सूजी सूजी रहती। शायद भैया भाभी को लेकर बहुत रोते थे। एक दिन मैं भाभी के कमरे में दरवाजे के पास कान लगाकर भाभी की सिसकिया की आवाज़ सुन रही थी। जैसे ही मैं कमरे के अंदर जाने लगी, तभी भाभी ने दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा, नीतू मुझे एक पेन और कागज़ लाकर दे दो। मैं भाभी से पूछ रही थी कि भाभी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मुझसे कहा, जितना तुम्हें कहा गया है तुम उतना ही करो। तुम्हें फालतू में फटे में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाभी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं भी चुपचाप आराम करने के इरादे से आकर हॉल में सोफे पर लेट गई थी। थोड़ी देर बाद बाहर से भाई आते हैं। भाई का चेहरा उतरा हुआ था और किसी से कोई भी बात नहीं करते हैं और सीधे कमरे के अंदर चले जाते हैं। जैसे कमरे के अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। इस बार की चिल्लाने की आवाज़ भाभी की नहीं थी, बल्कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे फुल ऑफ मोटिवेशन मिलेगा। इस बार आवाज़ भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो मैंने देखा कि भाई ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई रोते हुए कह रहे थे कि पापा सुमन को बचा लो वरना वो मर जाएगी। प्लीज़ पापा सुमन को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे थे। भाभी औंधे मुँह पड़ी थी। उनके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज़ पापा सुमन को बचा लो, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं मिंकू, इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है। ये खुद ही अपनी मौत की जिम्मेदार है। इसने खुदकुशी की है। हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा आगे आए और भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी अब तक इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। मम्मी की भी आंखों में आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान से होकर बेड पर गिर पड़े और भाभी को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। भाभी का वो मासूम सा और डरा हुआ चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझसे रो रो कर कहती थी कि प्लीज़ मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। और आज सचमुच भाभी मर गई। सब लोग परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, मिंकू सुमन के घर वाले को फ़ोन कर दो, वो इसे आकर ले जाएंगे। भाई ने भाभी के घर वालों को फ़ोन कर दिया तो भाभी के घर वाले गुस्से से चीखते चिल्लाते हमारे घर आ गए और भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम हो इसके कातिल। वो बोल रहे थे कि हमारी इतनी सुंदर सी बेटी, और कहाँ तुम मामूली से शक्ल और सूरत वाले आदमी। चिढ़ते थे तुम हमारी बेटी से। लोग कहते थे कि हूर के पल्लू में लंगूर, इसलिए शायद तुमने हमारी बेटी को जान से ही मार डाला। जब उसको रख नहीं सकते थे तो ब्याह कर क्यों लाए थे? हमारी बेटी का हम पोस्टमार्टम करवाएंगे और पुलिस में रिपोर्ट करवाएंगे कि तुमने हमारी बेटी को मारा है। भाभी के मायके वाले भाई को धमकाकर उन पर इल्ज़ाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सबके बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरे को बंद कर लिया। अंदर ही बैठ गए।
ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार पापा सभी से को कमरे से बाहर निकालकर अंदर ही क्यों बैठे हैं। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी ले जा चुके थे, लेकिन पापा अंदर ही कमरे में बैठे हुए थे। ना बाहर आ रहे थे, ना किसी को अंदर आने दे रहे थे। कुछ देर बाद हमारे घर पुलिस आ गई। पापा किसी को कमरे में नहीं आने दे रहे थे, पर ना जाने क्यों पुलिस को अंदर आने दिया और घूम घूम कर सारी चीज़ें दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। भाई पापा भी चुप बैठे थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं गुस्से से फट कर बोली, तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? घर में ये सब क्या चल रहा है? मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अब मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामले में दखल ना दूँ। मेरी भी शादी की उम्र है, मुझे भी हक है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं ये सब जानने का। आप लोग हो कि मुझे कुछ बताते ही नहीं। पापा कुछ देर तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, नीतू, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ये कहते हुए पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। पत्र हाथ में लेते ही मुझे फ़ौरन पहचान आ गया कि ये वही कागज़ है जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने वो खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उस खत को पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती सी जा रही थी। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आँखों के नीचे अंधेरा सा आ गया था। भाभी की सच्चाई जानकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। खत को पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गया था कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। वो क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई है। मैंने वो खत पापा के हाथ में पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे में पापा से बोली, पापा, लेकिन इस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं, जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, नीतू, क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही हूँ। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो है जो इन सब का कारण बना हुआ था। तभी पापा ने मुझसे कहा, वह काम पुलिस का है, पुलिस उसे देख लेगी, हम शरीफ लोग हैं। हम सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों पर बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था कि सुमन ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया था। सुमन ने रोते रोते मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाते हैं। सुमन ने मुझे अपने करीब तक नहीं आने दिया था और ना ही मुझे अपने पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर आप मेरे करीब आए और मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे सुमन की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था, इसलिए उस रात मैं बाहर परेशान सा घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी आग लगा दी। मैं बहुत ज़्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं, बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे फ्रेंड से था। वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों में आपस में प्रेम हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्दी ही शादी करने वाले थे। लेकिन तब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई थी। सुमन ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धमकाने लगा था। वो उससे कहता था कि अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास है, मैं उन तस्वीरों को वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। और उस दिन जब सुमन का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वो सब तस्वीरें फेंक कर गया था तो मुझे विश्वास हो गया था कि सुमन झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। मैंने अपने पापा पर शक किया और इसलिए गुस्से से मैंने सुमन पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया था और वो सुमन का लिखा हुआ खत पुलिस को दे दिया। अब शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है।
सब साफ हो गया है कि सुमन ने सुसाइड किया है और सुमन के सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। वो औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकल कर खुद भाभी के कमरे में क्या कर रहे थे? पापा बोले कि मैं उस दिन सुमन को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुन रहा था कि उसकी सारी फ़ोटो उसे वापस कर दो। वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वो किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इन सब मामले से दूर रहो। मैं सुमन से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने सुमन से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। उल्टा वो मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह आते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह ही समझो और मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सुमन को भरोसे में लेना चाहता था, इसलिए मैं सुमन को खुश रखने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था कि सुमन मुझ पर भरोसा कर सके कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर से माफ़ी मांगी और बोले, पापा मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सुमन हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी, जो जल्दी ही हमें सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मेरे भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, ना ही कोई दुख था और न ही पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा ना करे उस औरत की मर्द कभी इज्जत नहीं करते, फिर चाहे वो औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो और फिर चाहे कितने भी बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और स्टोरी यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।